नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म ने अरब देशों को जैसे बेचैन कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के साथ साथ कतर ने सीएम योगी पर रिलीज होने वाली फिल्म द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी पर बैन लगा दिया है। इस फैसले से कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि योगी की कहानी से किसे परेशानी हो रही है। की तरह बात करना नहीं आता। ये कहते हैं ये तो एक योगी है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। योगी की फिल्म पर क्यों लगा बैन? सऊदी अरब, कतर का क्यों छिना चैन? योगी की कहानी किसको परेशान? साहब, बाबा आते नहीं, बाबा प्रकट होते हैं। योगी के एक संत से सीएम बनने की कहानी को दिखाने वाली जिस फिल्म का इंतजार 140 करोड़ भारतीयों और देश दुनिया में रहने वाले उनके तमाम प्रशंसकों को है, उस फिल्म को सऊदी अरब और कतर जैसे मुस्लिम देशों ने बैन कर दिया है। जिसके बाद ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि योगी की बायोपिक्स मुस्लिम देश क्यों बेचैन हो गए हैं। वे लोग भूल रहे हैं चाणक्य भी एक योगी थे। योगी के व्यक्तित्व के कई आयाम हैं। किसी के लिए वो हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं, तो किसी के लिए फायर ब्रांड नेता। कोई उन्हें बुलडोजर बाबा कहता है, तो कोई अपराधियों पर सख्त एक्शन लेने वाला बेहतरीन प्रशासक। माफियाओं को उनके घुटने पे लाके उनसे माफी मंगवाऊंगा। योगी की इन तमाम छवियों को दिखाने वाली और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में जन्मे अजय सिंह बिष्ट के एक सन्यासी से लेकर देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बनने की कहानी जिस फिल्म में लोगों को दिखाई जाने वाली है, उससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। साहब, बाबा आते नहीं, बाबा प्रकट होते हैं। क्योंकि योगी पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी कल दुनिया भर में रिलीज होने वाली है। उससे पहले सऊदी अरब और कतर के इसे बैन करने की खबर आई। इस फिल्म की रिलीज से पहले ही हर स्तर पर अटकाने लटकाने की तमाम कोशिशें की गईं। पहले सेंसर बोर्ड में फिल्म को पास होने से रोका गया। सीबीएफसी ने फिल्म पर कई आपत्तियां जताई और प्रमाण पत्र देने में काफी समय लगा दिया। सीबीएफसी ने फिल्म में 29 ऑब्जेक्शन खड़े किए थे। बाद में रिवाइजिंग कमेटी ने उनमें से 8 ऑब्जेक्शंस हटा दिए, लेकिन सर्टिफिकेट तब भी नहीं दिया। जिसके बाद प्रोड्यूसर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए। बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच के लिए मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग कराई गई, जिसे देखने के बाद कोर्ट ने फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीएफसी को निर्देश दिया कि वो फिल्म को बिना किसी काट छांट के सर्टिफिकेट जारी करे। तब जाकर इस फिल्म की रिलीज का रास्ता खुला और कल ये दुनिया भर में रिलीज के लिए तैयार है। लेकिन कतर और सऊदी अरब में रहने वाले करीब 40 लाख भारतीयों के लिए फिल्म पर बैन लगा दिया गया है। पिछले कुछ समय से सनातन का नाम लेकर गैंगस्टर उसे बदनाम कर रहे हैं। हिंदुत्व और सनातन के नाम को अपने ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अपराध अफराध, जुर्म के पीछे हिंदुत्व की ढाल। टारगेट का एंगल सनातनी बदला, गैंगस्टर ने ओढ़ा धर्म का चोला। हिंदुत्व का लेकर नाम गैंगस्टर बना रहे हैं अपनी पहचान। कभी जिगरी दोस्त, आज जानी दुश्मन। जुर्म की दुनिया के दो बड़े नाम लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा एक वक्त में साथ मिलकर दहशत फैलाने वाले आज हिंदुत्व की राह पर नंबर 1 बनने की जंग लड़ रहे हैं। यूपी के बरेली में दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली। रोहित गोदारा ने वायरल पोस्ट में लिखा, जो हमारे धर्म और संतों के खिलाफ बोलेगा उसके घर पर ठाए ठाए होगी। ये तो महज ट्रेलर था, हमारे आराध्य का अपमान नहीं सहा जाएगा।
रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने इस वारदात को लॉरेंस गैंग से अलग होने के बाद अंजाम दिया। धर्म, जुर्म और गैंगस्टर के गैंग वॉर की इस कहानी को आगे बढ़ाए उससे पहले आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। 2022 में राजस्थान में राजू ठेठ की हत्या के बाद रोहित गोदारा सुर्खियों में आया था। इस हत्याकांड के बाद रोहित गोदारा ने लॉरेंस गैंग में अपना कद और ताकत दोनों बढ़ाए। इस हत्याकांड के बाद उसने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, आनंदपाल सिंह और बलबीर बानुड़ा की मौत का बदला पूरा हुआ। 2022 में ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गोदारा गैंग का नाम सामने आया। एक साल बाद 2023 में सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या की जिम्मेदारी भी रोहित गोदारा ने ली। पिछले कई सालों तक रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई की तिकड़ी ने एक साथ काम किया, लेकिन इसी साल एक ऑडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें राजस्थान में एक कारोबारी की हत्या के बाद गोल्डी बराड़ ने दावा किया कि हमले की जिम्मेदारी मेरी है और रोहित गोदारा की है। हम अनमोल बिश्नोई से अलग हो गए हैं, हमारी बनती नहीं है, हम दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं। लॉरेंस गैंग से रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के अलग होते ही हर पोस्ट में दोनों इस बात का जिक्र जरूर करने लगे कि ये काम सिर्फ हमारे गैंग का, इससे दूर गैंग का कोई लेना देना नहीं है। रोहित और गोल्डी बराड़ के बढ़ते कद के बीच लॉरेंस बिश्नोई ने एक फॉरवर्ड गियर मारते हुए ताबड़तोड़ कई बड़े कबूलनामे से तहलका मचा दिया। 2023 में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। पिछले साल बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ने ली और यहीं से लॉरेंस बिश्नोई का हिंदू डॉन का ब्रांड बिल्ड होने लगा। लॉरेंस ने सोशल मीडिया पर अपनी इमेज एक धार्मिक योद्धा की तरह बना रखी है। नवरात्र में 9 दिन का मौन व्रत, नशे और मांसाहार से दूरी, खुद को लंगोटधारी बताना, बजरंगबली का भक्त होना, ये वो सब बातें हैं जिनका प्रमोशन लॉरेंस बिश्नोई सोशल मीडिया पर करता है। अब माना जा रहा है कि रोहित और गोल्डी बराड़ गैंग ने लॉरेंस की काट के तौर पर अपराध में धर्म का एंगल घुसा दिया है। हाल की 2 वारदातों में रोहित गोदारा ने यह साबित करने की कोशिश की कि वो भी हिंदुत्व की राह पर है। पहले मनीषा हत्याकांड के बाद गोदारा गोल्डी गैंग के एक वायरल पोस्ट में प्रेमानंद महाराज का मजाक उड़ाने पर चेतावनी दी। इसके बाद अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग को भी इसी गैंग ने प्रेमानंद महाराज और हिंदू धर्म के अपमान से जोड़ दिया। प्रेमानंद महाराज के फॉलोअर न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में बढ़े हैं। करोड़ों लोगों की आस्था उन पर है। यही वजह है कि रोहित गोदारा ने अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग के बाद वारदात की जिम्मेदारी लेते हुए अपनी पोस्ट की शुरुआत प्रेमानंद महाराज से की। फिलहाल दोनों गैंग अपने अपराध को हिंदू अपमान से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लॉरेंस और गोल्डी गोदारा गैंग कुछ इसी अंदाज में अपनी फैन फॉलोइंग बना रहे हैं और माना जा रहा है कि वो धार्मिक एंगल देकर युवाओं को अपने गैंग से जोड़ रहे हैं। लॉरेंस और गोदारा गैंग दोनों को पता है कि भारत में हिंदुत्व की राह का ठप्पा उन्हें रॉबिनहुड की इमेज दे सकता है, लेकिन अपराध की दुनिया में ऐसे तरीके काम नहीं आते। अपराधी को या तो मिलती है पुलिस की गोली या सलाखों के पीछे की कठोर जिंदगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए गोल्डी बराड़ गैंग के 5 शूटर बरेली से भेजे गए थे। इनमें से 2 एनकाउंटर में मार दिए गए, जबकि बाकी अब भी फरार हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मौके से मिले हथियारों के आधार पर पूरे नेटवर्क को खंगालना शुरू कर दिया है। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में बड़ा पर्दाफाश। गोल्डी बराड़ गैंग के 5 शूटर फायरिंग की वारदात में शामिल। 2 का एनकाउंटर, 3 की तलाश जारी। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि 11 सितंबर को कुल 5 शूटर बरेली पहुंचे थे। ये सभी एक होटल में ठहरे और फिर दिशा पाटनी के घर की रेकी की। 2 शूटर स्प्लेंडर बाइक पर और 2 सफेद रंग की अपाचे बाइक पर सवार होकर इलाके में पहुंचे थे। नकुल और विजय स्प्लेंडर पर थे, जबकि अरुण और रविंद्र अपाचे बाइक पर। अगले दिन यानी 12 सितंबर को आरोपियों ने बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की। इस फायरिंग के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। यही नहीं, जिस जगह पर 2 शूटर्स का एनकाउंटर हुआ वहां से करीब 25 राउंड फायरिंग के सबूत मिले। बरामद हथियारों में जिगाना पिस्टल भी शामिल है, जो गैंगस्टरों की पहली पसंद मानी जाती है। टोनिका सिटी पुलिस स्टेशन में खड़ी ये वही बरामद अपाचे बाइक है जो कल इनकाउंटर में रविंदर और अरुण
के कब्जे से बरामद की गई है, जिन्हें की इनकाउंटर में मार गिराया गया है। दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर इसी बाइक को लेकर जो शूटर्स हैं वो रेकी करने पहुंचते हैं, फायरिंग करने पहुंचते हैं और उसके बाद बाकायदा इसी बाइक से वो बरेली से गाजियाबाद तक का सफ़र तय करते हैं। पुलिस को शुरुआती जांच में ये बाइक चोरी की लग रही है और इसका जो नंबर प्लेट है ऐसा लग रहा है पुलिस को कि ये भी फर्जी है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी गहरी साजिश जो है वो यूएस में बैठे रोहित गोदारा, गोल्डी बरार ने रची। उसके बाद दिल्ली से एक बाइक का इंतजाम करवाया गया और उसके बाद उस बाइक से जो शूटर हैं वो बरेली तक पहुंचते हैं। बरेली में दिशा पाटनी के घर की रेकी की जाती है इसी अपाचे बाइक से। एक और बाइक का इस्तेमाल किया जाता है जो सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रही है पेट्रोल पंप पे 9 सितंबर को। और उसके बाद कल मुठभेड़ में ये बाइक जो है वो शूटर्स के कब्जे से बरामद होती है। जिगाना पिस्टल, ग्लॉक पिस्टल भी बरामद की जाती है, कारतूस बरामद किए जाते हैं। तो फिलहाल पुलिस इस चोरी की बाइक की तफ्तीश कर रही है कि ये चोरी की बाइक आखिर किसकी है। इस केस में एक और बड़ा सबूत सामने आया है। 9 सितंबर को बरेली के पेट्रोल पंप पर अरुण, नकुल, विजय और एक नाबालिग पेट्रोल भरवाते दिखाई दिए थे। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि उनके पास वही सफेद रंग की अपाचे बाइक थी जो बाद में एनकाउंटर के दौरान बरामद हुई। अरुण और रविंद्र एनकाउंटर में ढेर हुए, जबकि नकुल, विजय और नाबालिग आरोपी अब भी फरार। हाँ, देर रात माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे टेलीफोन पे फोन आया था और उन्होंने हम पूरे मेरे पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है और विशेष रूप से उन्होंने कहा है कि पूरा प्रदेश आपके साथ है और आपकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। थैंक यू। अब पुलिस की जांच इस पूरे गैंगस्टर नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की ओर आगे बढ़ रही है। सड़कों पर स्टंट का सिलसिला कभी कभी महंगा पड़ जाता है और ऐसा ही एक वीडियो सामने आया यूपी के औरैया जिले से, जहां कार की छत पर बैठकर लड़का कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। वीडियो सामने आने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने स्टंट वालों को एक बड़ा झटका दिया है। स्कॉर्पियो की छत पर कोल्ड ड्रिंक का मजा। भारी पड़ गई कार से स्टंटबाजी। स्टंटबाजी का सिलसिला थम नहीं रहा है। हर दिन किसी न किसी जिले से जान जोखिम में डालने के वीडियो सामने आ रहे हैं। कभी कार से तो कभी बाइक से स्टंटबाजी का खेल होता है। अब एक बार फिर वीडियो सामने है जिसमें कार से स्टंटबाजी का अलग रंग दिख रहा है। कार की बोनट पर बैठे शख्स को देखिए, मजे से कोल्ड ड्रिंक का आनंद ले रहा है। कार अपनी रफ्तार में है तो सामने से वीडियो भी शूट किया जा रहा है। और इन जनाब को बिल्कुल चिंता नहीं है कि अगर उनके साथ कुछ हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा, लेकिन ये स्टंट करके रील बनाने में पहले पायदान पर पहुंचना चाहते हैं। काली रंग की कार में एक नहीं बल्कि 2 लोग स्टंट कर रहे हैं। एक हाथ कार के अंदर है जिसे सहारा बनाए हैं तो दूसरा हाथ बाहर हवा में उठाकर कार घुमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में 2 ही लोग होंगे, वीडियो बनाने वाला भी उतना ही गुनहगार होगा। कार को कभी गोल गोल घुमाया जा रहा है तो कभी तेजी से ब्रेक लगाकर स्टंट किया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इनकी मुसीबत बढ़ गई। पुलिस ने स्टंट करने वाले युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और भारी भरकम 15,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। सोशल मीडिया में काली स्कॉर्पियो पर सवार युवकों द्वारा नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी करते हुए एक वीडियो वायरल है। थाना कोतवाली औरैया पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर स्टंटबाजी कर रहे अज्ञात युवकों में स्कॉर्पियो नंबर UP 79 AC 7111 के वाहन स्वामी के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 673/25 धारा 281 BNS बनाम कृपा शंकर पाल पुत्र बनवारी लाल निवासी मोहल्ला सतेश्वर तिलक नगर थाना कोतवाली औरैया
व वाहन पर सवार युवकों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है तथा यातायात पुलिस औरैया द्वारा भी इस प्रकरण में कुल 15,500 रुपये का जुर्माना किया गया है। स्कॉर्पियो चालक की पहचान कराकर उसके ड्राइविंग लाइसेंस की कैंसिलेशन की रिपोर्ट भी आरटीओ कार्यालय औरैया प्रेषित की जा रही है। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे का ये वीडियो बताया जा रहा है। इस स्टंटबाजी के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। पहले हिस्से में एक कार की छत पर युवक चढ़ता है और कोल्ड ड्रिंक पीता नजर आता है, जबकि कार तेज रफ्तार से चल रही होती है। वीडियो के बैकग्राउंड में डाला गया डायलॉग इनके लिए भारी पड़ गया है। हम बड़े नहीं है मेरे भाई, पर जो हमारे पीछे ताकत है वो बहुत बड़ी है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप में मोबाइल नंबर दिखाए जाने पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से अंजनी मिश्रा सामने आए हैं और पुलिस से शिकायत दर्ज कराने की बात कही गई है। अंजनी का यह कहना है कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नंबर दिखाया वो उनका पर्सनल मोबाइल नंबर है, जिसका वो 15 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। अंजनी मिश्रा ने राहुल गांधी पर गलत तरीके से नंबर को दिखाने का आरोप लगाया और कहा कि नंबर वायरल होने से उन्हें अब बहुत सारे इस नंबर पर कॉल्स आ रहे हैं, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। अंजलि मिश्रा प्रयागराज के रहने वाले हैं और साइबर कैफे चलाते हैं। अंजनी का दावा यह भी है कि वो महाराष्ट्र नहीं आते जाते और ना ही महाराष्ट्र में कोई वोटर आईडी कार्ड ही उनका बना हुआ है। बता दें कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए एक नंबर सार्वजनिक किया था, जिसमें महाराष्ट्र में वोट चोरी का आरोप लगाया गया। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा नंबर सार्वजनिक कर दिया है, जो कि बहुत सारा दिक्कत फेस करना पड़ा है। इसमें दिखा दिए हैं कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ है और हमारा वोटर आईडी डिलीट हुआ है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। ना तो हमारा महाराष्ट्र से आना जाना है, न कुछ है, तो हमारा वोटर बनेगा भी नहीं और न ही डिलीट होगा। ये सरासर फर्जी आरोप है, जो कि हमारे लिए एक तो फर्जी आरोप भी है, प्लस हमारा नंबर सार्वजनिक कर दिए हैं, तो इससे हमको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जो कि अननोन कॉल, फेक कॉल, फ्रॉड कॉल ये सब आना शुरू हो गया है। तो या हमको अब अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या जो भी हो रिपोर्ट देना पड़ेगा कि ये हमारा निजी मामला है और निजता का हनन भी है, हमारे व्यक्तिगत हमारा, जो कि भाई किसी का नंबर आप सार्वजनिक कर देंगे तो सही नहीं है, इसलिए बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की तस्वीर भी है। हालांकि नंबर नहीं दिखाया जा रहा है, जिस नंबर को उस वक्त दिखाया जा रहा था, इसलिए क्योंकि वो किसी के व्यक्तिगत नंबर है और किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन को दिखाया नहीं किया जा सकता है, सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। और इसी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। एक शख्स अंजनी मिश्रा, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि उनके इस नंबर पर कॉल्स आ रहे हैं, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। तो स्पेशल रिपोर्ट